वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन हज़रात, मानसून का ऑलमोस्ट सीज़न तो एंड हो चुका है, लेकिन हालिया बारिशों के बायस रावलपिंडी में डेंगू का खतरा एक बार फिर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और इंतज़ामिया ने इंसदाद डेंगू सरगर्मियाँ मज़ीद तेज़ करने की हिदायत भी जारी की है। रावलपिंडी डिवीजन में अब तक डेंगू के 9 मुसद्दिका केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि रवां साल तकरीबन 40 लाख घरों की इंस्पेक्शन के दौरान 78,000 से ज़ायद मकामात पर डेंगू ब्रीडिंग के आसार सामने आए हैं। SOPs के खिलाफ वर्जी पर 1400 से ज़ायद FIRs भी दर्ज की जा चुकी हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि अब सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि फील्ड ऑपरेशन, हॉटस्पॉट की मुसलसल निगरानी और थर्ड पार्टी वैलिडेशन पर भी तवज्जो दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये इक़दामात डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए काफ़ी हैं? शहरियों को महफूज खुराक की फराहमी और फूड सेफ्टी कवानीन पर अमल दरामद की सूरत हाल क्या है और सेहत आमा के कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इन्फोर्समेंट कितनी मौसर है? आज हम इसी अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो हमें ज्वाइन कर चुके हैं शाहिद महब, आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्री इंस्पेक्टर रावलपिंडी हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो सर, जिस तरह से हसनैन ने बात की है कि रावलपिंडी में डेंगू इन्फोर्समेंट के हवाले से आपने नोटिस लिया, तो अभी अब तक कितने नोटिस दिए जा चुके हैं? तकरीबन 4000 हमने आउटडोर में नोटिस सर्व किए हैं। हमारी इंडोर में टीमें काम कर रही हैं, इसमें फीमेल सेंट्री पेट्रोल्स हैं और मेल हैं, वो वहाँ नोटिस सर्व करती हैं और लार्वा डिटेक्शन करती हैं। तो आउटडोर में हमारी जो टीमें काम कर रही हैं वो लार्वा डिटेक्शन करती हैं, तो वहाँ जो है वो नोटिस भी सर्व किया जाता है और SOPs के मुताबिक जो लार्वा मैक्सिमम हमारा टारगेट है लोगों को जो है वो सज़ा जजा दी जाए। तो हमने तकरीबन अभी तक जो है वो 1753 FIR रजिस्टर्ड कर चुके हैं। इसके अलावा फाइन्स भी कर चुके हैं और हम जो है चलान्स भी कर चुके हैं। अच्छा, वो जो आपने कहा ना कि घरों में जाके इंस्पेक्शन होती है, मेरा ताल्लुक एक बड़े दूर दराज के इलाके से है और वहाँ पे भी आपकी टीम गई है, वहाँ पे भी जाके उन्होंने इंस्पेक्ट किया और इवन मुझे साथ लेके गए। मेरे एक टैंक को उन्होंने खुलवाया, फिर दूसरे को, फिर नीचे उन्होंने कुछ पानी देखा, उसको भी इंस्पेक्ट किया। तो वो कोई लार्वा को तलाश कर रहे होते, वो कहते हैं ये नहीं है तो फिर डेंगू नहीं होती। लेकिन खैर सर, कुछ इस तरह आज हम डिजिटल दौर में बैठे हुए हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुछ इस तरह की मुहिम भी हम चला सकते हैं एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर। आप हमें बताइएगा ताकि लोग खुद ही केयर करें और गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं काफ़ी कम हों। जी, हमने स्कूल्स के अंदर जो है ये एक कैंपेन लॉन्च की है। उसमें जितनी भी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं हमने उनको एक परफॉर्मा डिज़ाइन करके दिया है, वो एहतियाती तदबीर के लिए वो हर घर में हर बच्चा है वो उसको नॉलेज हो कि डेंगू किस तरह फैलता है और हमने उसको किस तरह कंट्रोल करना है। सही। और वो आगे जाके अपने पेरेंट्स को भी बताएगा? जी, पेरेंट्स को वो बताएगा। इसको उसका बाकायदा एक लेसन है वो जो डेंगू के हवाले से है, वो अपने जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी शेयर करेगा और घर में जाके वो चीज़ सारी वो नोट करेगा। सही। चलिए, ये तो एक अच्छी कैंपेन है जो कि स्टार्ट कर दी गई है। लेकिन सर, अब जिस तरह से अब आते हैं डेंगू चेक करने वाले, जिस तरह आपने भी कहा कि जिस तरह हसनैन ने बात की, तो हमारे घरों में भी ये चीज़ हो रही है। लेकिन आउटडोर डेंगू को कंट्रोल करने की क्या SOPs हैं गली मोहल्लों में और रोड्स पे? आउटडोर में जो हमने SOPs बनाए हुए हैं उसमें जो है हमारे इंस्पेक्टर्स तकरीबन मेरे अंडर 37 इंस्पेक्टर्स वर्क कर रहे हैं और उसमें जो सेंट्री पेट्रोल्स हैं, फीमेल्स मेल्स हैं, वो आउटडोर में जाते हैं जहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, इसके अलावा दीगर प्रेमिसेस हैं जो वो वहाँ जाके इंस्पेक्शन करते हैं। अगर कहीं से डेंगू लार्वा मिलता है तो वहाँ जो है वो हमारा एक एंटोमोलॉजिस्ट होता है उस एरिया का, वो उसको वेरीफाई करता है। क्योंकि लार्वा जो होता है वो एडिस का ज़्यादा ख़तरनाक होता है जिससे किसी की जान जा सकती है। QLX है, एनाफिलीज है, लेकिन जो एंटोमोलॉजिस्ट है वो उसको वेरीफाई करता है और एक सर्टिफिकेट इशू करता है। और जब वो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो वो जो डेंगू सोर्स होता है फिर हम उस पर मज़ीद जो है प्रोसीडिंग करते हैं, FIR भी करते हैं, चलान्स भी करते हैं, नोटिस भी सर्व करते हैं। सही। अच्छा शायद साहब, मुझे ये बताइएगा कि इंडोर भी डेंगू पैदा हो सकता है, आउटडोर भी पैदा हो सकता है। सो आपकी एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि आपके अंडर बड़ी टीम भी है, उससे आप काम भी लेते हैं, वो काम भी करते हैं, इंडोर ज़्यादा खतरात होते हैं या फिर आउटडोर में डेंगू के पैदा होने के ज़्यादा खतरात होते हैं? जी, आउटडोर में चूँकि हम बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं तो हमारे इंस्पेक्टर जो है वो जहाँ भी वायलेशन होती है वो फौरी वहाँ जो प्रोसीडिंग्स करते हैं। तो आउटडोर में हमेशा हमारी जो है वो हमारा जो है वो इतना ख़तरा नहीं होता सख्ती की वजह से। लेकिन इनडोर में चूँकि लोग जो है वो इतनी केयर नहीं करते हैं अपने घरों के अंदर, क्योंकि हमारी टीम अवेयरनेस भी करती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो जो है घरेलू जो होता है वो लोग इसमें एहतियात नहीं करते हैं। तो अवेयरनेस के बावजूद भी जो वो जब नहीं करते हो तो हमने, चूँकि हमारा एक प्लान है कि हमने जो इनडोर में किसी को सज़ा जजा का हमने नहीं रखा हुआ,
تو ہم وہاں جو ہے وہ ہماری ٹیم میں بس ان کو جو اویئرنیس دیتی ہیں. تو ہمیشہ ہمارا جو ہے زیادہ جو ہماری مشکلات ہے وہ انڈور کے اندر ہے. صحیح. اور یہ چیکنگ کتنے عرصے بعد دوبارہ کی جاتی ہے؟ جی یہ سیزنل ہوتی چونکہ ہماری ٹیمیں جو ہے پورا سال اس پہ ورک کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. تو چونکہ جب اب ڈینگی کا سیزن ہے, بارشیں بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو اس میں ہم جو سویپنگ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, ہماری فیمیلز ہیں, میل سینٹری پرولز ہیں, ان کو ہم ایریا جو ہے جہاں زیادہ تھریڈ ہوتی ہے وہاں ہم سویپنگ کرواتے ہیں. اچھا سر مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹائم فریم ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ڈینگی کے حوالے سے بھی. سو کس ٹائم فریم میں کون کون سے ایسے مہینے ہیں جس میں سب سے زیادہ شاید سب احتیاط کرنی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اکتوبر نومبر میں یا پھر سپتمبر سے سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیسز آنا. سو کون کون سے مہینے ہیں جب ہم احتیاط کریں گے تو تاکہ ان مہینوں میں ڈینگی کے پھیلاؤ کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے؟ جی یہ 4-5 مہینے ہوتے ہیں. مئی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور نومبر تک یہ سیزن چلتا ہے. اور چونکہ نومبر کے اندر اور اکتوبر جو ہے یہ مہینے بڑے کروشل ہوتے ہیں. اس میں جو ہے ڈینگی مچھر جو ہے وہ اڈلٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو پھر وہ جو ہے اڈلٹ ہوتا ہے پھر وہ لوگوں کو کاٹتا ہے اور اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, یا طلوع آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت یہ جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ یہ جو مادہ جو ایڈیز ہوتی ہے اس کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, تو وہ اس لیے جب تک وہ کسی انسان کو کاٹے نہیں, وہ بلڈ حاصل نہ کر سکے تو وہ انڈے نہیں دے سکتی. تو اس لیے یہ جو کروشل سیزن ہے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. صحیح. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ریسٹورنٹس وغیرہ ہیں یا پھر ہوٹلس وغیرہ ہیں وہاں پر بھی اس طرح سے صفائی مینٹین نہیں کی جاتی ہے, تو کیا وہاں پر بھی چیکنگ کا نظام آپ نے متعارف کروایا یا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ جی جتنے بھی ریسٹورنٹس ہیں وہاں ہماری ٹیمیں جاتی ہیں. ہماری جو آؤٹ ڈور ٹیم ہے وہ چیک کرتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی سینیٹری انسپیکٹرز جو ایریا ریپیوٹ ان کو کیا ہوتا ہے وہ تمام جتنی بھی پریمسز ہیں, ہوٹل ہیں, ریسٹورنٹ ہیں, ہاسٹل ہیں, سکولز ہیں, سب کو وزٹ کرتے ہیں. صحیح. اور یہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ اس پہ کام کر رہا ہے, پھر سترہ پنجاب کا ڈپارٹمنٹ ہے, پھر اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو کہ میوچل کوارڈینیشن بھی آپ کی ان کے ساتھ ہوتی ہوگی. سو ان کے ورکرز کو بھی کوئی آگاہی مہم یا پھر پریکاشنری میئرز آپ لوگ بتا دیتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ اسی طرح سے سنکرونائز ہوتے ہیں؟ جی ڈینگی کمپین جو ہے وہ ایک صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اکیلے اس کو نہیں کر سکتا. تو ہمارے الائی ڈپارٹمنٹ ہے, سترہ پنجاب اتھارٹی ہے, لوکل گورنمنٹس ہیں اور باقی انوائرمنٹ ہے, اس طرح جو ہے سول ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ چلتے ہیں. ہم نے ایک ایس او پیز طے کی ہوئے ہے, اس کے مطابق وہ بھی اپنی جو پروسیڈنگس کرتے ہیں. صحیح. تو سر اگر ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہو تو پھر اس کے خلاف کیا کارروائی کی جا رہی ہے؟ ایس او پیز پہ کوئی عمل نہیں کرتا. مثال کے طور پہ ایک جنک یارڈ ہے, وہاں اس نے جو ہے جتنا بھی کچرا ہے باہر پھینکا ہوا ہے, یا کوئی ریسٹورنٹ ہے اس نے صفائی کا اہتمام نہیں کیا ہوا, تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پہلے اس کو موٹیویٹ کرنا, نوٹس ایشو کرنا. کیونکہ ہم نے ایک نوٹس مختلف اخباروں کے اندر ہم نے مشتہر بھی کیا ہوا ہے. اگر اس پہ کوئی کارروائی اس پہ عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر ہم چلان بھی کرتے ہیں, تو موٹیویشن بھی کر دیتے ہیں. اور ایس او پیز کی خلاف ورزی پہ وہ 188 کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں, اس کی خلاف ورزی ہے تو وہ ہم ایف آئی آر بھی رجسٹر کروا دیتے ہیں. دیٹس ویری گڈ. اچھا وہ ایف آئی آرز کا ذکر میں نے اپنے انٹرو میں بھی کیا تھا, بہت ساری ایف آئی آرز آپ نے کروائی ہیں. وہ کیا انڈیویجول بیس ہوتی ہے, لوگوں کے گھروں میں بھی آپ انسپیکٹ کرتے ہیں وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے, یا وہ انسٹیٹیوشنس کے خلاف, کسی ہوٹل کے خلاف, کسی اور بزنس کے خلاف ہوتی ہے ایف آئی آرز؟ اور آپ کے پاس جو ڈیٹا ہے اس میں کس کس کے خلاف ابھی تک ایف آئی آرز ہوئی؟ جو ہمارا جو عوام الناس کی صحت و عافیت ہے, اگر اس کے خلاف کوئی بھی وہ سورس پیدا کرتا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ آؤٹ ڈور پہ کارروائی ہونی چاہیے. وہ کوئی بھی پرسن ہے, وہ بیماری پھیلانے کا وہ موجب بنتا ہے, یا کسی کی جان کو وہ اس کا موجب بنتا ہے خطرے کا, تو وہ تو کرائم کر رہا ہوتا ہے. تو کسی پہ بھی وہ جو ہے وہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے. صحیح. چونکہ سر اب ڈینگی جب وائرس آیا تھا تب ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, ان کو پتہ بھی نہیں تھا, بہت ساری جانیں بھی گئی. لیکن اب تو یہ یوزول چیز ہو چکی ہے اور آپ بھی کافی عرصے سے اس پر کام کر رہے ہیں, تو آپ نے لوگوں میں کتنا ڈفرینس پایا ہے اس وقت کو لے کر اب تک لے کر کہ لوگ کتنا زیادہ اس حوالے سے کنسرن ہیں یا کتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں؟ جی جب یہ ڈینگی 2011 میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت لوگوں میں اویئرنیس اتنی زیادہ نہیں تھی. تو اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے ڈینگی نے جو اپنے وہ بہت زیادہ اٹیک لوگوں کے اوپر کی, بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ہم نے سٹاف کی تعداد بڑھا دی, ہم نے اپوائنٹمنٹس کی سٹاف کی, تو کمیونٹی میں جو ہے وہ اویئرنیس ہو گئی. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے کہ ہم ڈینگی جو ہم نے کنٹرول کیا ہوا ہے.
अच्छा शायद साहब, श्रीलंका इज़ अ कंट्री जिसको एक प्रेसिडेंट के तौर पे सामने रखा जाता है, वहाँ पे भी डेंगू था लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल भी किया। फिर उस वक्त मुझे याद है कि जो सीएम थे वो बार बार श्रीलंका का बताते भी थे और वहाँ से फिर उन्होंने काफ़ी कुछ हेल्प भी ली। तो यहाँ पे जो SOPs हैं वो वही SOPs है जिस तरह से श्रीलंका में होती हैं, और या फिर कुछ डिफरेंट हमारा काम होता है? मेरे ख्याल हमारे जो SOPs है वो श्रीलंका से ज़्यादा सख्त है। अच्छा। तो हमारे मुख्तलिफ ऑफिसर्स जिसमें CU हेल्थ, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, वो श्रीलंका में गए थे, वहाँ से ट्रेनिंग हासिल कर गए हैं। इस तरह दूसरे कंट्रीज़ में भी वो गए हैं, मलेशिया में गए, वहाँ से वो ट्रेनिंग्स वगैरह लेके आए थे। तो उसके बाद हमारी बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हो गई। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है ना कि अब लोगों के सामने अगर डेंगू का जिक्र भी करो तो वो उसको सीरियस नहीं लेते, बस ठीक है आम मच्छर है, ठीक है नहीं आएगा होगा, इस तरह से भी लोगों को मैंने देखते हुए करते हुए सुना है। इसी वजह से मैंने आपसे पूछा कि लोगों में अब अवेयर आई है, लोग उसको सीरियस लेते हैं, एहतियात करते हैं या नहीं? जी लोग सीरियस लेते हैं। देखिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया, इसका भी बड़ा किरदार है। उन्होंने लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा की है। और चूँकि ये ख़तरनाक बीमारी है तो अगर मच्छर काट ले आप गए जो है उसमें इम्यूनिटी जो है वो अगर आपकी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है तो वो इंसान की डेथ हो जाती है। एग्जैक्टली ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज़ किया, सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का। देखिए आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में हर शख्स है जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब यूज़ करता है। जिस तरह से मैंने पहले सवाल में भी आपसे जिक्र किया था कि कुछ इस तरह की भी कैंपेन्स आप इन फ्यूचर सोच रहे हैं या फिर आपकी एक्टिव हैं, जो कि कोई भी मोबाइल यूज़र है उसमें उसको कहीं ना कहीं मई में, अप्रैल में या फिर इन दिनों में वो ऐड लाजमी नज़र आ जाए और वो अपनी प्रिकॉशंस आपकी टीम के पहुंचने से पहले ही स्टार्ट कर ले? जी बिल्कुल। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हैं डॉक्टर हाफिज़ जवाद साहब जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि वो एक महीने के अंदर 2 दफ़ा तमाम जो प्रेस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनको वो ऑफिस में बुलाते हैं, मीटिंग्स होती हैं और अवेयरनेस का सेशन होता है उनके साथ। सही, थैंक यू सो मच। शाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और रेल डिस्कशन कर रहे थे डेंगू वायरस के हवाले से कि किस तरह से उसके कंट्रोल के लिए क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, लोगों में कितनी अब अवेयरनेस आ चुकी है पहले से ज़्यादा। अब लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा।